इसको लेकर राहुल गांधी जी ने पहले वो सूची खारिज कर दी थी, लेकिन मोदी सरकार अपना जैसे हमेशा मनमानी करती है, उसने अपने आप रातों रात राष्ट्रपति जी से साइन करवा के और जारी कर दिया मुखा, क्योंकि आज राजीव कुमार का अंतिम कार्यकाल था। आज नहीं लेनी है, जब विपक्ष से आपको बात ही नहीं माननी है तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी नियुक्त कर लो। फिर सिर्फ एक से जब किसी चीज को पारित करना है, उसमें तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं, दो पक्ष सरकार के, एक पक्ष विपक्ष का, तो कभी भी विपक्ष की मर्जी चल पाएगी? आपको लगता है सरकार हमेशा अपनी मर्जी चलाएगी? यही साबित होता है कि सरकार अपनी मर्जी का कठपुतली बैठालना चाहती थी। राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ, एक नए पपेट को बिठा दिया गया। क्या औचित्य रह जाता है इन बातों का, जब एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, तो कैसे प्रधानमंत्री 2-1 से सहमति से घोषणा कर देते हैं मुख्य आयुक्त की? नहीं, कई खबरों की दुनिया में एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को इस नियुक्ति से एक मामला जो है, इस नियुक्ति से संबंधित एक मामला सुनना था, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने नियुक्ति की नोटिफिकेशन जारी कर दी। क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हुमा, जो कि खुद खबरों की दुनिया से अवगत रहती हैं, बहुत ही पैनी नज़र रहती है राजनीतिक खबरों पर। हुमा जी, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। स्वागत है। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति से मामला सुना जाना था, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने जो है बिल्कुल हड़बड़ी में ये फैसला कर लिया, जिसपे राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है नाराज़ है। वो एक्चुअली क्या है कि पहले ही राहुल गांधी जी ने इस जो 5 नामों की सूची गई थी उसको खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को रहना है, जिसमें कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कमेटी था उसमें नेता प्रतिपक्ष और ये प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने पहले वो सूची खारिज कर दी थी, लेकिन मोदी सरकार अपना जैसे हमेशा मनमानी करती है, उसने अपने आप रातों रात राष्ट्रपति जी से साइन करवा के और जारी कर दिया मुखा, क्योंकि आज राजीव कुमार का अंतिम कार्यकाल था। आज उनका अंतिम दिन था, रिटायरमेंट वो ले चुके हैं। अब तो जो है कार्यभार भी शायद आज संभाल लें, लेकिन मीडिया में लगातार जो चल रहा है, और अब सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भाई ये सरकार का अधिकार है, उसके लिए उन्होंने कानून भी बना दिया था। मार्च 2003 कोर्ट एक निर्देश देती है कि उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना है, तो फिर क्या मतलब रह गया? जब आपको विपक्ष की कोई मर्जी ही नहीं लेनी है, जब विपक्ष से आपको बात ही नहीं माननी है, तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी नियुक्त कर लो। फिर सिर्फ 1 से जब किसी चीज को पारित करना है, उसमें तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं, दो पक्ष सरकार के, एक पक्ष विपक्ष का, तो कभी भी विपक्ष की मर्जी चल पाएगी? आपको लगता है सरकार हमेशा अपनी मर्जी चलाएगी? यही साबित होता है कि सरकार अपनी मर्जी का कठपुतली बैठालना चाहती थी। राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ, एक नए पपेट को बिठा दिया गया। लेकिन सुनवाई तो कल होनी है, तो सुनवाई में अगर कुछ ऐसा फैसला होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार उस फैसले को सुनेगी? सुनवाई क्या है? सुनवाई जब तक होगी कार्यकाल फिर बीत जाएगा, फिर 2 इलेक्शन बीत जाएंगे, अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है। जब तक सुनवाई चलेगी कार्यकाल खत्म हो लेगा। क्या औचित्य रह जाता है इन बातों का, जब एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, तो कैसे प्रधानमंत्री 2-1 से सहमति से घोषणा कर देते हैं मुख्य आयुक्त की? नहीं, कई खबरें चल रही है कि ऐसा कांग्रेस ने भी किया था जब TN सेशन थे, तो उस समय भी कांग्रेस ने अपने मन से 2 लोगों को आयुक्त बना दिया था, चुनाव आयुक्त। लेकिन उसके बाद ही तो सारी बातें आई हैं ना सुप्रीम कोर्ट का। TN सेशन के बाद कितना पानी बह गया गंगा में, कितने आयुक्त आए गए, कितनी बार उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मामले गए। अब आया है ना ये मामला, तो कि इसमें एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे, तो आखिर क्यों नहीं किया गया ये पूरा? क्या लगता है चुनाव आयोग को पूरी तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा हैक कर लिया गया है? आप देखें ना, तमाम इलेक्शन, अभी महाराष्ट्र में वोटर फ्लोटिंग का मामला आया है कि एक नई तरह की साजिशें चल रही हैं
नाम कटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, वो वोटर्स एकदम से आ जाते हैं और वोटिंग करके चले जाते हैं। क्या है, ईवीएम से अब मामला बहुत आगे का बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा हमारे यहाँ पे, जब ना तो पारदर्शिता ही नहीं है कोई भी। जब हम किसी भी पर्सन की नियुक्ति करते हैं, अगर हम चीफ जस्टिस की नियुक्ति ही जब पारदर्शी नहीं होगी, मुख्य आयुक्त की जो नियुक्ति है उसमें ही पारदर्शिता नहीं है, तो फिर बाकी की बातें तो फिर सब वही है। ये जो मामला कोर्ट में है, इसमें एक जो सुनने वाले जज थे वो सीजीआई खुद संजीव खन्ना थे, और उस कमेटी में भी उनको होना था जो कि चुनाव करती, लेकिन सरकार ने पहले ही कानून बदल दिया और सीजीआई जो है वो खुद उस फैसले से, मतलब उस सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति हो जा रही है। तो ये सारा मामला क्या लग रहा है? और ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। जब जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हुआ था, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। एक पपेट को दूसरे पपेट का कार्यकाल खत्म हुआ, उसको रिप्लेस करना है। जैसे राजीव कुमार वैसे ज्ञानेश खन्ना, तो ज्ञानेश कुमार सॉरी, तो कुछ फर्क नहीं है दोनों में, दोनों सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभी है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, तो वहां से भी तो फैसले। सत्ता के दबाव में हर कोई है। आप देखिए ना, पीछे जितने भी जजेस के जो बयान आते हैं, राज्यसभा जाते हैं, नहीं बोलना चाहिए हमें जुडिशियरी पे विश्वास है, लेकिन बाद के दिनों में जो सारे मसले आए हैं, राज्यसभा जाने से लेकर बाद में अलग अलग तरह की चीज़ों से उनको उनका बैकअप दिया जाता है, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि चंद्रचूड़ सिंह को क्या मिलने वाला है, उससे पहले जो जज थे उनको क्या मिला। तो ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये है कि मीडिया उस पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर खुलकर बातें नहीं करता है। देश में रोज़ घटनाएं होती हैं, रोज़ कहते हैं कि हमारे संविधान के खिलाफ चीज़ें होती हैं, हमारे कानून के खिलाफ होती हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति आकर नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको डर लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक खबर और है कि लगातार अमेरिका से भारतीय अप्रवासियों को भेजा जा रहा है, और कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मना कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिका में थे और उस समय ये सब कुछ हो गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी की सबसे जो बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि अगर वो इल्लीगल तरीके से आए हैं तो उनके साथ जो भी हो रहा है हम वापसी लेंगे। लेकिन तरीका क्या है वो देखिए ना। एक ह्यूमन राइट्स की सारी अवहेलना हो रही है, हमारे लोगों को इतनी दूरी का सफ़र बेड़ियों में बांध कर भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो गलती की है उन्होंने तो सज़ा मिलेगी। क्या हम अमेरिका में बैठकर अपने नागरिकों की जो कहते थे डंका बज रहा है, उसकी क्या कर रहे, क्या दिखा रहे कि हमारे नागरिक ये डिजर्व करते हैं? इससे अच्छे तो जो छोटे कंट्री के लोग थे, उन्होंने अपनी प्लेन्स भेजी, उन्हें लेकर आए, उनका स्वागत किया कई कंट्रीज ने। ठीक है, हमारे लोग हैं वो। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गुजरात साइनिंग का डंका बजा रहे हैं, गुजरात के लोगों को छिपाया क्यों जा रहा है? अमृतसर में उतारा जा रहा है और वहां जाकर गुजरात में जाकर वो गायब हो जा रहे हैं। उनके घर पे ताले लगे हैं, मीडिया से बात करने से उनको मना कर दिया गया। आखिर क्यों? सबसे ज्यादा गुजराती क्यों गए अमेरिका? अगर गुजरात में इतनी तरक्की थी, इतने पैसे थे, तो क्यों गुजरातियों को वहां जाना पड़ा? इसका सवाल, क्योंकि 20 साल से वहां सत्ता में रहे, यहाँ पे सत्ता में है, तो जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। तो वो हर चीजों को कवर अप कर रहे हैं बस। अभी दिल्ली में जो प्लेटफॉर्म पे दुर्घटना है उसके बाद से पुलिस की सुरक्षा वहां तो नहीं थी, लेकिन अस्पताल को बहुत ज़्यादा मतलब कि सुरक्षा कर्मियों से घेर दिया गया। देखेंगे कि पत्रकारों को हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री तक नहीं करने दी गई। जो कनेक्टेड हॉस्पिटल से थे, LNJP, मौलाना आज़ाद, किसकी मॉर्चरी में कितनी लाशें हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तो जर्नलिज्म क्या रह गया है कि जो दिख रहा है आपको दिखा देना है। कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ही नहीं कि हम जाके पता कर सकें किस मॉर्चरी में कितनी लाशें आई, कितने जबकि जो देख रहे थे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इवन जो ट्रेन के आगे कट गए हैं, कहाँ गई वो लाशें? किसी ने देखी? प्रत्यक्षदर्शी झूठे तो नहीं थे, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें देखी, कहाँ गई वो लाशें? 40 मिनट के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है। आप भीड़ नहीं संभाल पाते, पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर देते हैं। गजब!
तो ये कहाँ है आपका मैनेजमेंट? जब आप करते हैं कि 50 करोड़ लोग कुंभ स्नान करेंगे, दिल्ली में आपसे दिल्ली स्टेशन की भीड़ नहीं संभल पाती। पहले जो उनके PRO होते हैं वो आके कहते हैं कि कोई भी ट्रेन के कोई घोषणा नहीं हुई थी जिसमें ये था कि 12 से 16 पे प्लेटफॉर्म चेंज होगा, लेकिन आज की रिपोर्ट देखेंगे पेपर में तो वो आया है कि घोषणा हुई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, कौन सवाल करेगा? अश्वनी वैष्णव कहाँ हैं? पहले तो एक घटना घटी थी, आजम खान जब कुंभ के यूपी के, हाँ यूपी में, तो उन्होंने तुरंत, जबकि रेलवे में हुआ था, उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन राजनाथ सिंह का आपने सुना है ना कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, चाहे कितनी भी जान चली जाए हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होगा। मणिपुर से आपने देखा ही, 2 साल बीत गए, फिर जाके वहाँ के CM ने यूपी सरकार में एक मंत्री है, उनका कहना है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं जब इतने बड़े स्तर पे कोई आयोजन होता है। जब किसी का परिवारजन मरता है ना, उसको पता चलता है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। जब आप कहते हो, दूसरे से सवाल उठाते हो, जब आप पे सवाल आता है तो घटनाएं हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? फिर आप तो कहते हो कि हम सबसे अलग है। सवाल ये है कि आप तो कहते हो कि बाबा है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। सवाल आपसे, हम आम आदमी हैं, वो तो अवतार हैं। अवतार से सवाल कैसे? अवतार तो सबको प्रोटेक्ट कर सकता है ना। सवाल तो अवतार वालों से होगा ना, आम आदमी से क्या? हम तो गलती करेंगे, हम तो इंसान हैं। लेकिन वो तो दावा तो अवतार का है ना, बाबा है तो मुमकिन है। क्यों बाबा ने ऐसे होने दिया? सोशल साइट्स पे एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल है, आप देख रहे हो कि यमुना में जो है मशीनें उतरी हुई है और यमुना की सफाई चल रही है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या 10 साल से, अब कई लोग कह रहे हैं कि ये सफाई पहले क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री पहले भी थे और LG भी पहले थे। सवाल यही सबसे बड़ा है कि LG साहब ने वो रोके रखा, नहीं होने दिया। इन दोनों की नूरा किश्ती में अरविंद केजरीवाल, और इससे अरविंद केजरीवाल भी अलग नहीं हो सकते, इन दोनों की नूरा किश्ती चल रही थी, जिसको सफ़र किया देश ने, दिल्ली ने। गंदगी का अंबार बन गई दोनों की नूरा किश्ती में। वो साफ नहीं होने देंगे, वो उनकी बात को मानेंगे नहीं। दोनों का खामियाजा दिल्ली वालों ने भुगता है। जमुना जितनी भी गंदी हुई है, दोनों की बात जमुना की करते हैं अगर, तो ये गंगा कहाँ साफ कर पाए? नमामि गंगे कहाँ हैं? बात तो वो भी है ना, आपने संगम की नगरी के पे साफ कर दिया, तो वो कहाँ गया? चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी हुमा जी, और जिस प्रकार से बताया कि यमुना की सफाई जो है अभी लगातार दिखाई जा रही है, लेकिन नमामि गंगे योजना जो मोदी सरकार के आते ही शुरू हुई थी, उस पर क्या बात की। और सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला है, उसके पहले ही जिस प्रकार से सरकार ने हड़बड़ी में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।